Hello everyone. So this is our first chapter on magnetic force. लास्ट चैप्टर तक हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बातें की थी और इस चैप्टर में हम लोग मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? देखिए, स्टार्ट करते हैं ऐसे लेक्चर को। मान लीजिए हमारे पास एक स्टैटिक चार्ज है, कोई स्टैटिक चार्ज है, तो हम सब जानते हैं कि ये अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। यू नो दैट ना? आपके पास अगर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो ये अपने सराउंडिंग में इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, है ना? अच्छा, और अगर एक मूविंग चार्ज है हमारे पास, ये स्टैटिक चार्ज क्या क्रिएट करता है? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर मूविंग चार्ज है हमारे पास तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि एक अगर मूविंग चार्ज है हमारे पास तो वो मैग्नेटिक फील्ड अपने सराउंडिंग में क्रिएट करता है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट हमारे लिए और ये हो गया सेकेंड पॉइंट हमारे लिए। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर और हम एक ले लेते हैं वायर, करंट कैरिंग वायर। ठीक है, ये अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये अपने सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है या नहीं? तो उसका आंसर है या नो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट करता, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। कैसे नहीं करता वो अभी हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, क्यों नहीं करता उसके पीछे का वजह मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए एक आई करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, जब ये करंट कैरी कर रहा है तो जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो ऊपर जा रहे होंगे और इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे होंगे, विच वी नो। ओके, अब देखो होगा क्या, अगर मैं कोई पर्टिकुलर सेगमेंट लूँ वायर का, फॉर एग्जांपल मैंने ये सेगमेंट कंसीडर कर लिया वायर का, इतना बड़ा पोर्शन वायर का कंसीडर कर लिया। अब इस पोर्शन में एक्चुअली जितना इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे होंगे उतने प्रोटॉन्स ऊपर जा रहे होंगे इस सेगमेंट में। इस वाले सेगमेंट की बात कर रहे हैं, इस वाले सेगमेंट की। ओके, तो इसका मतलब अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे नेट चार्ज की बात करूंगा तो वो कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है उतना ही प्रोटॉन ऊपर चला गया। बात समझ रहे हो? तो जितना पहले पॉजिटिव चार्ज रहा होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, बात समझे? तो यहाँ पे ओवरऑल नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब क्या होगा? सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। कैसे 0 होगा? गॉस लॉ से। गॉस लॉ में कोई गॉसियन सरफेस के अंदर अगर इनसाइड चार्ज 0 है तो उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है? 0 होता है। ये फ्लक्स होता ही नहीं है ना? तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो इस चीज को याद रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट तो ऑलरेडी आप जानते होंगे, थर्ड पॉइंट भी जान गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि मान लीजिए कोई स्टैटिक चार्ज है, ठीक है, और इसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, सराउंडिंग में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारे पास एक क्यू चार्ज है। ओके, तो होता क्या है, ये क्यू चार्ज पर फोर्स लगने लगता है, एक इस पर एक फोर्स लगेगा, दैट इज इक्वल्स टू क्यू इनटू ई, विच यू नो। अब ये एक्चुअली फोर्स क्यों लगता है? क्योंकि एक्चुअली में ये क्यू चार्ज जो है इसका खुद का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका खुद का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? और जब हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से ये फोर्स आ रहा है। बात समझ रहे हो? ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन सेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट इट? तो इस वजह से यहां पर एक फोर्स जनरेट हो गया, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। अब अगर मान लीजिए एक हमारे पास मूविंग चार्ज है, नॉट स्टेशनरी, इट इज मूविंग चार्ज, नाउ इट इज kept in external electric field, E external. Will it experience any force? But obvious. क्यों? क्योंकि मूविंग चार्ज भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है,
तो इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, एंड Q will experiences force. Okay, so this point is clear. Now let's again, moving charge is there and we applied external magnetic field, not electric field, it is external magnetic field, ठीक है, B external लगा दिया हमने। तो क्या अभी इसके ऊपर फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसका खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, खुद का, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा और इस क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगा। क्यू, ऑब्वियसली दिस इज अ मूविंग चार्ज, विल एक्सपीरियंस फोर्स when kept in external magnetic field, ओके। अच्छा, अगर मैं पूछ लेता, मान लीजिए हमारे पास स्टैटिक चार्ज है और स्टैटिक चार्ज को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो विल देयर बी एनी फोर्स? नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं होगा, ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू डी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इस वाले केस में आ जाएगा, ओके। चलिए, अब अगर मैं आपसे सिमिलरली यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं, there is a current carrying wire which is carrying the current I, if it is placed in external magnetic field, okay, not magnetic field, it is external electric field, so external electric field में हमने एक current carrying wire रख दिया, will it experience any force? No force experiences by wire, no force experiences by wire due to external electric field, okay, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस वायर पे कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला, ओके। क्यों क्यों नहीं लगने वाला? बिकॉज इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बिकॉज इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, राइट, ओके। नाउ अगेन वी टुक अ वायर carrying the current I. If it is placed in external magnetic field, now what will happen? This wire will experience this wire will experience force, okay, in external magnetic field. Why? Because इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा, ओके। तो ये सारे हमने जो अभी तक केस देखे हैं मैग्नेटिक फोर्स के, ये आपने देख लिए अभी तक, है ना, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगी। चलिए, अब हम आगे आ जाते हैं और नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। ये सब आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट होगा? मान लीजिए हमारे पास एक क्यू चार्ज है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, ये है D, ओके। चलिए, तो हम बात करते हैं इसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो इसका मैं एक्सप्रेशन आपके सामने लिख दे रहा हूँ, दैट इज Q V क्रॉस B, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ओके। अगर मैं इसी का मैग्नीट्यूड ही लिखना चाहूँ सिर्फ, तो वी नो क्यू वी भी साइन थीटा हो जाएगा, प्लस थीटा क्या हो जाएगा?
वी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। बात समझे? तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं। अभी बात आती है कि भाई इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी। इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली, तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी आप निकालना जानते हैं ना, तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल की मदद से आप निकाल सकते हैं, या आप राइट हैंड पाम रूल भी यूज कर सकते हैं, मैं भी बताऊंगा कैसे। डायरेक्शन अभी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये क्यू चार्ज वी वेलोसिटी से तो चलिए मूव कर रहा है, और एक मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा, एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया इस डायरेक्शन में, कुछ कहीं पे भी लगा दिया, डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स तो हमें पता है कितना लगेगा, दैट इज क्यू वी क्रॉस पी, ये हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो वो कितना लगेगा, वो भी हम जानते हैं, क्यू ई। तो अगर टोटल फोर्स, यहाँ पे टोटल फोर्स लिखा जाए तो ये कितना होगा, तो फिर ये मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को ऐड कर देंगे, तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी प्लस क्यू ई वेक्टर। तो ये टोटल फोर्स होगा। अच्छा, ये जो टोटल फोर्स की इक्वेशन है ना, दिस इज व्हाट वी नो एज लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन। लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन, ठीक है, लॉरेंट्ज की फोर्स इक्वेशन है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा सच खास नहीं है इसमें। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम मूविंग विद v vector is equals to 3 I cap plus 2 j cap meter per second in magnetic field b vector is equals to कितना ले लें, 3 I cap ले लेते हैं। टेस्ला, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ये क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है। सिंपल सा सोल्यूशन भी है इसका, फॉर्मूला लगाना है सिर्फ, एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस पी। तो सबसे पहले आपको वी क्रॉस पी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वी वेक्टर है 3 I कैप प्लस 2 j कैप, और पी वेक्टर है 3 I कैप। ओके, तो यहाँ पे वी क्रॉस बी निकाल रहा हूँ सबसे पहले मैं, 3 I कैप प्लस 2 j कैप क्रॉस 3 I कैप, ठीक है। तो इसका और आई कैप का क्रॉस जीरो होता है, तो ये तो जीरो आ गया। इसका इसके साथ एक बार क्रॉस कर लिया, फिर इसका इसके साथ एक बार क्रॉस कर लिया, ठीक है। और जे क्रॉस आई माइनस के कैप होता है, तो -6 के कैप आ जाएगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू होगा एफ एम, वो निकाल लेते हैं, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू इज 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू वी क्रॉस बी विच इज -6 माइक्रो न्यूटन। माइक्रो न्यूटन क्यों माइक्रोकूलम में है, सो इट विल बी -12 माइक्रो न्यूटन, ये फोर्स हो जाएगा। और डायरेक्शन किधर हो जाएगी, माइनस के कैप, और माइनस नहीं होता है फोर्स, माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ। गॉट इट? तो ये हमारा यहाँ से ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, बहुत सिंपल सा है। तो ऐसे करके आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं हम लोग, डिफरेंट केसेस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल।
देखिए क्या क्या अलग अलग केसेस हो सकते हैं, उसकी हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे। सबसे पहले हम लोग केस वन को डिस्कस करते हैं। देखिए केस वन में क्या है कि आपके पास इस तरीके से कोई एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है। ये जो मैं क्रॉस करके बना रहा हूँ, इसका मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो इस तरीके से ये एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ठीक है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर। अब देखिए इस रीजन में एक्चुअली हम लोग एक क्यू चार्ज को वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो हमें ये यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली में मोशन जो होगा चार्ज पार्टिकल का, जब ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर करेगा तो वो कैसा होगा। तो वो हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे फिर से डॉट 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 बना दे रहा हूँ। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, तो अभी हम यहाँ पर क्रॉस करके नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप मान के चलिए, यहाँ पे इस रीजन में जो है, इस रीजन में हमारे मैग्नेटिक फील्ड है पूरा, लेकिन मैं दिखा नहीं रहा हूँ उसको, ठीक है। अब एक्चुअली में जो प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है वो वी वेलोसिटी से एंटर करता है इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट होगा दैट शुड बी क्यू वी क्रॉस बी। और हम लोग अगर वी क्रॉस बी का राइट हैंड से डायरेक्शन निकालें तो आपको दिख रहा होगा वी क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर आ रहा होगा, इधर। तो ये मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लगेगा इसमें, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली में इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। एक्चुअली में ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स लगा इसको, है ना, वो तो लगता ही है। यहाँ पे आ गया मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो एक्चुअली में ये क्या करेगा ना, ये गोल गोल घूम जाएगा ऐसे इस रीजन। बात समझे। तो जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर करेगा, ठीक है, जैसे ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर करेगा तो यहाँ पर इसका जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। तो यहाँ पर देखिए केस क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किसके परपेंडिकुलर हुआ, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हुआ। तो हमारा केस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक है। इस केस में जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल होगा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड रीजन, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड रीजन इज सर्कुलर, सर्कुलर, ठीक है। बात समझ में आई। यहाँ पे इस तरीके से इसकी ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, इस तरीके से चलिए बना ही देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये मोशन हो जाएगा चार्ज पार्टिकल, ठीक है। सेंटर क्या होगा, सेंटर बट ऑब्वियस ये होगा, ठीक है। उसको ओ बोल देते हैं सेंटर को। ये हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, या रेडियस जिस पाथ में वो घूम रहा है उसका रेडियस, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम यहाँ से कुछ फॉर्मूला डिड्यूस कर लेते हैं। तो आपको क्या पता चल गया कि जब मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो जो चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर वो सर्कुलर मोशन होगा। सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर यहाँ पे ये हो रहा है ना इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। हेयर सेंट्रीपिटल फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सो आई कैन राइट दिस टू बी एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना। सो यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आ गया एंड विच वी नो, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, आप ही बताइए, क्यू वी बी साइन थीटा। और थीटा किसके बीच में एंगल है, वी और बी के बीच में एंगल है। और हमें पता है इस केस में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्यू वी बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू क्यू वी बी आ गया, ओके। ये कट जाएगा। सो यहाँ से एक्चुअली में जो आर का वैल्यू आएगा वो एम वी अपॉन क्यू बी आ जाएगा।
ठीक है, जो आर होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, एम वी अपॉन क्यू बी। अच्छा, इस एम वी को हम मोमेंटम भी लिख सकते हैं, पी, पी अपॉन क्यू बी, समझे? तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ लेना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है रेडियस का, ठीक है? चलिए, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक काम और कर सकते हो तुम लोग, इस मोमेंटम को तुम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है? कैसे लिखोगे? T इज इक्वल्स टू क्या होता है? अंडर रूट 2m के क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? K इज फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? तो यहाँ पे R का एक फॉर्मूला और हो सकता है। एक तो आप अब जान गए एम वी अपॉन क्यू बी, और एक जान गए पी अपॉन क्यू बी, और एक जान गए आप अंडर रूट 2m के इज काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी, ठीक है? अच्छा, यू नो ना कि अगर मैं क्यू चार्ज को v पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराता हूँ, q को v पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है, v पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराता हूँ, ठीक है? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया होगा मैंने, ठीक है? कराता हूँ, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती है? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? Q इंटू वी। ये V क्या है? वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? आ गया बात समझ में? तो यहाँ से हम और डिड्यूस कर सकते हैं, अंडर रूट 2m के की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं? Q इंटू वी अपॉन क्यू बी, ओके? आ गया बात समझ में ये? चलिए, तो ये एक सिंपल सा हमने कई सारे फॉर्मूले यहाँ पे क्लब कर लिए, ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए, इसमें हम कुछ और फॉर्मूले लिख लेते हैं, जैसे जैसे एक तो हमने रेडियस का लिख ही लिया है, एक बार मैं फिर से बना देता हूँ। ये क्यू चार्ज पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से जा रहा है, और जैसे ही जाता है यहाँ पे सर्कुलर मोशन में घूम जाता है, जिसका एक रेडियस है r, ठीक है? अब यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें लिख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या होगी, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं? टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं? टाइम पीरियड निकाल लेते हैं पहले। यू नो 2 पाई आर अपॉन वी होता है टाइम पीरियड, तो 2 पाई आर अपॉन वी, आर को क्या रख देंगे हम लोग? एम वी अपॉन क्यू बी अपॉन वी, तो यहाँ से क्या आ गया? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है? ऐसे अगर तुमसे कोई फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, सो वो हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। आ गया समझ में? तो इस तरीके से हमने टाइम पीरियड भी निकाल लिया, इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली। अच्छा, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है? वेलोसिटी है। टाइम पीरियड इज, यहाँ से ये एक नोट कर सकते हो तुम, इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क किससे पड़ता है? मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, वैल्यू ऑफ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है, बाकी किसी से फर्क नहीं पड़ता, ओके? सो हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया है, अब हम आ जाते हैं सेकेंड केस पर, ठीक है? सेकेंड केस में हम मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी को पैरेलल रख देते हैं, ठीक है? पैरेलल रख देते हैं, या हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर। तब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है और वेलोसिटी भी इधर ही, तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो यहाँ पर चार्ज विल एक्सपीरियंस
नो मैग्नेटिक फोर्स। कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा वो चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इट विल मूव एज इट इज। एज इट इज का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये एक रीजन है जिसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक क्यू चार्ज पार्टिकल आ रहा है वी वेलोसिटी से। तो जब ये इस रीजन को एंटर करेगा तो इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे कैसे चला जाएगा, ठीक है। इसमें मोशन कैसा होगा, पाथ ऑफ मोशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, जैसे आ रहा था वैसे ही चला जाएगा। अच्छा, सेम सिनेरियो एंटी पैरेलल के लिए भी है, तो मैंने पैरेलल वाला बता दिया, एंटी पैरेलल वाला भी सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड केस पर। अब देखिए थर्ड केस में क्या है, देयर इज सम एंगल, मतलब एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड वी वेक्टर इज नॉट 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। ना तो 0 है, ना 180 है, ना 90 डिग्री। तो ठीक है, अब बी और वी के बीच का एंगल कितना है वो देख लेते हैं। मान लीजिए ये बी वेक्टर है हमारा और ये वी वेक्टर है, ठीक है। लेट्स से इसके बीच में थीटा एंगल है, ओके। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे ना इस केस में, इस केस में हम लोग बी वेक्टर के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, बी वेक्टर के, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला क्या कंपोनेंट हो जाएगा, ये बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे लिए क्या हुआ, एक वेलोसिटी वेक्टर इधर हो गया और एक बी का कंपोनेंट इधर हो गया बी कॉस थीटा, और प्लस एक तो ऐसा हो गया कि वेलोसिटी इधर है और एक बी का कंपोनेंट इधर है बी साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसे केस के लिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो ऐसे केस में तो सर्कुलर मोशन ट्रेजेक्टरी होनी चाहिए, फर्स्ट वाला केस आ गया ये, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर, और ऐसे केस में स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं हम लोग हेलिकल मोशन, ऐसे चलता है वो चार्ज पार्टिकल, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज हेलिकल मोशन, ठीक है, जिसमें सर्कल भी बनता है और आगे भी बढ़ता है, ऐसे ऐसे करके, समझे। तो ऐसा कुछ मोशन करेगा। तो अगर मान लीजिए बी वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में कुछ एंगल है, लेट्स से थीटा है, तो यहाँ पे मोशन कैसा हो जाएगा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज हेलिकल, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग, ये हेलिकल बना है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो सर्कल बन रहा होगा ना, ये सर्कल, इसका कुछ रेडियस होगा, ठीक है। अच्छा, ये सर्कल किसकी वजह से बन रहा है, इस वाले मोशन की वजह से बन रहा है, इस वाले मोशन की वजह से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सर्कल का जो ये जो सर्कल बन रहा है ना, एक्चुअली सर्कल बन रहा है और आगे बढ़ रहा है, ठीक है, यही सर्कल बन रहा है और आगे बढ़ रहा है। मोशन कैसा हो रहा है, एक सर्कल बना और ये आगे बढ़ता जा रहा है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। किस वेलोसिटी से, ऑब्वियसली किस वेलोसिटी से, स्ट्रेट लाइन किस वेलोसिटी से जा रहा है वो, अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग गलत कर रहे हैं, बी के कंपोनेंट नहीं करते हम लोग, है ना, वी के कंपोनेंट कर लेते हैं, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, वेट करो, इसके कंपोनेंट कर लेते हैं, एक ही हो जाएगा वी कॉस थीटा और एक ही हो जाएगा वी साइन थीटा, ये ज़्यादा सही रहेगा, है ना। हाँ, क्योंकि बी तो एक ही रहेगा ना, इसको थोड़ा सा सही कर लो, यहाँ से हमारा बी वेक्टर ऐसे हो गया और ये वी कॉस थीटा हो गया, एक सेकेंड, ये वी कॉस थीटा हो गया, ठीक है, और ये हमारा
बी वेक्टर ऐसे हो गया और ये हमारा बी साइन थीटा हो गया। ठीक है, चलिए तो अब देखिए ध्यान से, एक्चुअली में इसकी वजह से तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसकी वजह से, इसकी वजह से, और इसकी वजह से एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। तो एक्चुअली में जो सर्कल किस वेलोसिटी से मूव करेगा, वी कॉस थीटा से मूव करेगा। ठीक है, और सर्कुलर मोशन जो हो रहा है वो किस वेलोसिटी के कारण हो रहा है, वी साइन थीटा के कारण हो रहा है। तो वी नो आर का फॉर्मूला कितना होता है, आर का फॉर्मूला होता है एम वी अपॉन क्यू बी। तो वी की जगह हम क्या रखेंगे, वी साइन थीटा, क्योंकि वी साइन थीटा की वजह से सर्कल बन रहा है, तो यहाँ पे रेडियस ही बनेगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज और बताऊं, जैसे ये सर्कल बना, ठीक है, और ये बन के थोड़ा सा आगे चला गया, समझे, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पिच। मतलब एक टाइम पीरियड में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली सर्कल ने, डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्कल इन वन टाइम पीरियड, इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, वो पिच है। पिच निकाल लें, तो पिच बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो अपने को पता है आगे कितने से मूव कर रहा है, ये वी कॉस थीटा से मूव कर रहा है, तो वी कॉस थीटा इंटू टाइम पीरियड। वी नो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, अभी हमने ऊपर निकाला ना, यहाँ पे ये रहा टाइम पीरियड, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। वो तो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होता है ना, तो उसको ऐसे ही रख देते हैं, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये पिच का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे हेलिकल मोशन में, समझ में आया आपको। तो ये पिच का फॉर्मूला हो गया हमारे हेलिकल मोशन में, तो ये रेडियस का फॉर्मूला हो गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, बट ऑब्वियस है वही होगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। फ्रीक्वेंसी को पूछे तो ऑब्वियसली क्या होगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये हमने तीनों केस हमने इससे रिलेटेड स्टडी कर लिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है।